हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप सभी बच्चे आज के इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हिंदी साहित्य की, तो देखिए दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं और दूसरा यूनिट का बच्चे आज ये छठा क्लास होगा। दूसरे यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आदिकालीन काव्यों के बारे में पढ़ना है। और इस आदिकालीन काव्य के अंतर्गत आप लोगों ने कई सारे काव्यों को पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको धार्मिक काव्यों के बारे में पढ़ाया। धार्मिक काव्य के अंतर्गत आपने कई सारा काव्य पढ़ा, जैसे कि सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने धर्मेत्तर काव्यों को पढ़ा, जैसे कि रासो काव्य हो गया। अब देखिए जो अगला काव्य हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला साहित्य होगा आपका कौन सा, तो वह होगा लौकिक साहित्य। आज की जो क्लास है आपको काफी डिटेल में लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि लौकिक साहित्य की पृष्ठभूमि क्या रही है, लौकिक साहित्य का परिचय करेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। साथ में प्यारे बच्चे लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि हुए और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, उन सभी रचनाओं पर आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को शिद्दत से क्लास को करना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आ जाइए टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए टॉपिक पर आने के क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आदिकालीन जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो लौकिक साहित्य को जानेंगे, इसमें एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, लौकिक। क्या देखने को मिल रहा है बच्चा जी? लौकिक देखने को मिल रहा है। जब आप इस लौकिक का संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पर क्या आता है, लोकधन, लोकधन इक आता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ को अगर आप समझ जाते हो तो लौकिक साहित्य क्या है यह आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। जैसे कि हम बात करते हैं लोक की, तो लोक का यहां पर सीधा सीधा अर्थ होता है संसार से। लोक का अर्थ क्या होता है बच्चे? संसार से होता है। और इक का मतलब क्या होता है, तो इक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संबंधित। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लौकिक साहित्य जो है प्यारे बच्चे, वह एक ऐसा साहित्य है जो संसार से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? संसार से संबंधित। अब बताइए, एक मोटी तौर पर आपको यह जानकारी तो पता हो गया कि लौकिक साहित्य क्या होता है, तो आप कहोगे सर लौकिक साहित्य एक वैसा साहित्य है जो संसार से संबंधित होता है। किससे होता है? संसार से संबंधित। परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, तो देखिए परिभाषा आप कहोगे कि लोक संवेदना से उपजने वाला एक वैसा साहित्य जो लोक जीवन से जुड़ा रहता है। लोक संवेदना यानी कि लोगों की सोच से, लोगों की मानसिकता से उपजने वाला एक ऐसा साहित्य है जो लोक जीवन से क्या होता है, हमेशा जुड़ा रहता है। साथ में जो है यह लोक का क्या होता है, कंठहार होता है, हमेशा लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लोगों का क्या माना जाता है? कंठहार माना जाता है। और इस साहित्य का संरक्षण भी किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? तो यह भी लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए ऐसे साहित्य को हम किस साहित्य की संज्ञा देंगे? आप कहोगे सर ऐसे साहित्य को लौकिक साहित्य कहा जाएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको लौकिक साहित्य क्या है यह समझ में आ गया होगा। आगे चलिए लौकिक साहित्यों की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लौकिक साहित्य जो है यह विपुल मात्रा में रचा गया, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है ऐसे साहित्यों की रचना की गई। अब जो ये साहित्य था प्यारे बच्चे, इस साहित्य में वियोग श्रृंगार का काव्य संदेश रासक जो है यह सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अमीर खुसरो की पहेलियां और इसके बाद मुकरियां, इसके बाद बात करें तो रोड़ा कवि के द्वारा रचित जो है कुछ गद्य पद रचनाएं थी। इसके बाद बात करते हैं तो वसंत विलास। इस तरीके से जो है कई सारे आपको लौकिक साहित्य जो है यह प्रमुख रूप से देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं वसंत विलास काव्यों की, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां हैं, इसके बाद जो है उसकी कुछ मुकरियां हैं, इसके बाद जो है और भी कई सारे जैसे रोड़ा कवि हुए, उनके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के काव्यों की रचना की गई। हम उन रचनाओं के बारे में आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये सारे जो काव्य थे यह प्रमुख रूप से लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता था। जो भी लौकिक साहित्य है प्यारे बच्चे, लौकिक साहित्य में नारी के सहज श्रृंगार से लेकर के उसके मानसिकता के सौंदर्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति को क्या किया गया है, तो इसमें काफी विस्तार से चर्चा किया गया है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आखिर लौकिक साहित्य बताता किसके बारे में है। जैसे धार्मिक साहित्य में आपने देखा धर्म के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चे? धर्म के बारे में। धर्मेत्तर साहित्य में आपने देखा कि राजाओं के बारे में बताया, जो कि रासो साहित्य था। और उसी प्रकार से जो आपका लौकिक साहित्य है यहां पर क्या कर रहा है, तो यहां पर
लोगों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें विशेष तौर पर नारी का जो सहज श्रृंगार है और उसकी जो मानसिकताएं हैं, उनकी मानसिकताओं को विशेष रूप से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस काल के अगर प्रमुख कवियों की बात करते हैं बच्चे, तो अमीर खुसरो जी हो जाते हैं और विद्यापति जी हो जाते हैं। विद्यापति जी की बात करेंगे तो इस काल के सबसे फेमस कवि माने जाएंगे। क्यों ऐसा, देखिए, तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आपने पीछे कई सारे काव्यों को पढ़ा है, उन सभी काव्यों में आपने देखा होगा कि कहीं राजा महाराजाओं की चर्चा हो रही है, कहीं धर्मों की चर्चा हो रही है। हालांकि विद्यापति जी जो थे, यह भी एक राजकवि थे, यह भी लगभग 4 राजाओं के दरबारी कवि रह चुके थे, लेकिन इसके उपरांत भी इन्होंने राजा महाराजाओं पर न लिख करके प्यारे बच्चे लोक मत को व्यक्त करना उचित समझा। लोगों को, जो लोगों का जीवन था, अपनी कविताओं के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया, लोक मर्म को समझाया, प्रेम को समझाया, समझ गए ना। तो इसलिए काफी फेमस कवि माने जाते हैं लोक साहित्य के प्यारे बच्चे। कौन? तो विद्यापति जी। समझ में आई बात? चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ये छोटी सी जानकारी जो है लौकिक साहित्य के बारे में समझ गया होगा कि लौकिक साहित्य आखिर होता क्या है, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, कौन कौन से प्रमुख रूप से लौकिक साहित्य की रचना की गई है, और इसके कौन कौन से प्रमुख से लेखक हैं। अब आ जाइए बच्चे, हम इसकी विशेषताओं को अगर अध्ययन करेंगे ना, तो हमको इसके बारे में और भी काफी डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या जानेंगे अब जानेंगे बच्चे लौकिक साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता के क्रम में जो सबसे पहला विशेषता आ जाता है वह क्या है प्यारे बच्चे? तो मौखिक परंपरा का साहित्य। जो आपका लौकिक साहित्य है, यह एक मौखिक परंपरा का साहित्य माना जाता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लोक साहित्य की, तो लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यह अधिकांशतः जो है मौखिक रूप से व्यक्त किया गया है, मतलब मुंह से ही कह दिया गया और वही एक साहित्यिक रूप धारण कर लिया। समझ गए? यह मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है हस्तांतरित होता रहा, बढ़ता रहा। लोग अपने सुख दुख, राग विराग, जीवन मरण, इन सभी से संबंधित समस्त भावनाओं को एक दूसरे के साथ जो है जिस रूप में बांटते रहे हैं, वही क्या कहलाया है? तो एक लौकिक साहित्य कहलाया है। और यह सब जो है यह मौखिक रूप में व्यक्त किया जाता था, इसीलिए कहा जाता है कि लौकिक साहित्य जो है प्यारे बच्चे, इसमें मौखिक परंपरा का काफी ज्यादा महत्व रहा है, और यह एक साहित्य जो मौखिक परंपरा के रूप में जाना गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें निरंतर परिवर्तनशीलता भी देखने को मिली। जो आपका लौकिक साहित्य था उसमें निरंतर परिवर्तनशीलता इसलिए देखने को मिली क्योंकि यह मुंह से कही गई साहित्य थी। अब मुंह की बात है, ठीक है, मुंह की भाषा है, तो भाई साहब क्या होता है, कभी कभी स्लिप हो जाता है, जैसे मेरा अभी स्लिप हो गया था कि नहीं। तो ये चीजें तो परिवर्तन होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लौकिक साहित्य आपका जो है यह काफी निरंतर परिवर्तनशील रहा। लोक साहित्य निरंतर परिवर्तनशील होता रहा। इसमें समाज और जाति से क्या होती रही? तो समाज और जाति से जुड़ी परंपराएं और प्रथाएं, साथ में जो है उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, उनकी गीत, यह सब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता चला गया भाई? परिवर्तित होता चला गया। परिवर्तन होने के साथ साथ जो है व्यक्ति उसमें अपने अनुसार जो है काफी सारे कथ्यों को जोड़ते चले गए। काफी सारी भाषा, उनकी सभ्यताएं और उनकी सभ्यताओं के विकास, ये सारी चीजें जो है लोक साहित्य की भाषा का बदलता हुआ स्वरूप बनकर सामने आया, जिससे क्या हुआ? तो समय और स्थिति के अनुकूल जो है इस रचना में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले। समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो इसका जो अगला विशेषता है प्यारे बच्चे क्या है? वह है साहित्यिक शास्त्र के अनुसार, साहित्यिक शास्त्र के अनुशासन में रहित। यह जो साहित्य है प्यारे बच्चे, यह साहित्यिक शास्त्र के अनुशासन में देखने को मिला। ऐसा क्यों देखने को मिला? तो देखिए, लोक साहित्य में शिष्ट और साहित्य की तरह जो है साहित्य शास्त्र के नियमों का बंधन नहीं रहता है। यह साहित्य मानव के जीवन में वास्तविक अनुभूतियां हैं और इसलिए यह उसी रूप में अभिव्यक्त होती है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका जो अगला विशेषता है विविध विषय। विविध विषय कहने का मतलब कई सारे विषय। कई सारे विषय से क्या तात्पर्य है? तो यहां भी देखिए, अब जब कोई भी चीजें स्वतंत्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई इस पर पाबंदियां नहीं होगा, और इस पर जब पाबंदी नहीं होगी तो इसमें कई सारे विषय शामिल हो सकते हैं। जैसे कि लोक साहित्य का विषय क्षेत्र जो रहा है यह काफी व्यापक रहा है। लोक जीवन के जन्म से लेकर के मरण तक के जितने भी पहलू रहे हैं वह सभी जो है इसके भीतर समाहित हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भाई यह गागर में सागर समाने जैसा है। मतलब एक छोटी सी साहित्यों में बहुत बड़ी बातों को विस्तार में बताया गया है, ऐसे साहित्य है यह। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि आपका जो लौकिक साहित्य है इसमें विषय की काफी ज्यादा विविधता देखने को मिली। साथ में इस साहित्य के अंतर्गत जो है आपको अज्ञात रचनाकार भी देखने को मिलते हैं। अज्ञात रचनाकार की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो लौकिक साहित्य में रचनाकार का व्यक्तित्व जो है यह सदैव अज्ञात ही रहता है।
लौकिक साहित्य जो है यह एक विशाल भंडार हमारे सामने है और इसका निर्माण जो है किसने किया यह बतलाना काफी ज्यादा कठिन है। मतलब ये जो साहित्य प्यारे बच्चे, इसके रचनाकारों के बारे में एक उचित जानकारी प्रदान करना कहीं ना कहीं एक कठिनाई का सबब है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी रचना जो है व्यापक रूप से किसके द्वारा किया गया, या जो लौकिक साहित्य है इसको किस प्रकार से जो है किसके द्वारा संगठित किया गया। मौखिक परंपरा के रूप में चलने वाला यह लोक रचना जो है इसका नाम अज्ञात हो जाता है और संपूर्ण समुदाय में उसे अपना ही मानना पड़ता है। समझ में आई बात? देखिए क्या होता है कि यह जो एक अज्ञात रचनाएं हैं, अब इस अज्ञात रचनाओं को लेकर तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई एक विशेष जानकारी प्राप्त ना हो तो आप उसे मानकर ही चलोगे, और मानकर चलने से क्या होता है तो भाई सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती है। संपूर्ण समुदाय जो है अपना एक मानकर उसे चलना पड़ता है। तो वही चीजें आपको कहां देखने को मिलती है? लौकिक साहित्य में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, लोक संस्कृति का अभिन्न अंग जो है इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। लोक संस्कृतियों की बात करें तो लोक साहित्य जो है यह एक लोक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। संस्कृति एक ऐसा जीवन पद्धति है जो प्रकृति और अर्जित संस्कारों के माध्यम से क्या होता है तो मनुष्य के भीतर समस्त क्षमताओं को जागृत करने का प्रयास करती है। कौन करता है भाई? आपकी संस्कृति। इसीलिए लोक संस्कृति जो है यह एक लोक साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो ये सारी विशेषताएं आपको किसके बारे में याद रखनी है? लौकिक साहित्य की विशेषताओं के बारे में ये सारी जानकारी। जैसे कि बात कर ले, इसमें मौखिक परंपरा, यह एक मौखिक परंपरा का साहित्य है। साथ में इसमें निरंतर परिवर्तनशीलता देखने को मिली, साहित्य शास्त्र में अनुशासन देखने को मिला। साथ में प्यारे बच्चे इसके विविध विषय क्षेत्र रहे हैं और इसमें अज्ञात रचनाकार देखने को मिला। साथ में लोक संस्कृति जो कि इसका एक काफी अभिन्न अंग माना जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग आदिकालीन जो कुछ प्रमुख लौकिक साहित्य हैं उस लौकिक साहित्यों का रचना किसके द्वारा किया गया और वह रचनाएं हमें क्या बताती है, चलिए इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इस क्रम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है ढोला मारू रा दुहा। क्या है प्यारे बच्चे? ढोला मारू रा दुहा। यह किसके द्वारा लिखा गया है तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। कल्लोल की बात कर लेते हैं तो लौकिक साहित्य के सबसे पहले और सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। समझ गए ना? इसको देखिए, यहां पर हम इस कविताओं के बारे में जानेंगे। तो कविता कौन सी है? ढोला मारू रा दुहा। ढोला मारू रा दुहा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर कल्लोल कवि के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 11वीं सदी के आसपास में यह कविता लिखी गई। ठीक है, यह जो काव्य है प्यारे बच्चे यह कब लिखा गया? 11वीं सदी के आसपास में लिखा गया, जो कि एक लोक भाषा काव्य है। ठीक है, इस काव्य में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे सर इस काव्य में जो है राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के बारे में जो है उसके प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया है। समझ गए? अब ये प्रेम कहानी क्या है तो देखिए इसकी शुरुआत कहां से होती है, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं ढोला मारू रा दुहा कविता की, तो यह कविता जो है प्यारे बच्चे राजस्थानी साहित्यों में लिखी गई और यह कहानी भी राजस्थान की ही है। क्या होता है कि इस कहानी में गागरोन के शासक ढोला और मारू के प्रेम संबंधों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि नाम्बर के राजा नल के 3 साल का पुत्र साल कुमार का विवाह जो है बचपन में बीकानेर के पुगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो जाता है। किससे हो जाता है? पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो जाता है। और जब इसके शादी विवाह हो जाते हैं तो शादी विवाह के दौरान जो है क्या होता है, रास्ते में राजकुमारी को सांप काट लेता है। राजकुमारी को क्या काट लेता है बच्चे? सांप काट लेता है। लेकिन भगवान पार्वती और शिव के आशीर्वाद से क्या होता है तो सांप के काटने पर भी उसके प्यार को कुछ भी बिगड़ नहीं पाता है। मतलब उसका प्यार जो है अटूट रह जाता है, कोई उसमें निधन वगैरह नहीं होता है। समझ गए ना? कोई क्षति नहीं होती है। 17वीं शताब्दी में क्या होता है तो कुशल राय वाचक ने एक लोक काव्य में कुछ चौपाई जोड़कर विस्तार रूप से इस ढोला मारू रा दुहा कविता के बारे में बताया है। आज भी जो है राजस्थान में आपको इसकी प्रेम कहानी के बारे में जो है जब भी गीत गाया जाता है तो इसकी प्रेम कहानी के बारे में विशेष रूप से चर्चा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप ढोला मारू रा दुहा कविता के बारे में बता सकते हो जो कि कल्लोल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस क्रम में दूसरा जो कविता आ जाता है, दूसरा काव्य हुआ है बसंत विलास। बसंत विलास। अब अगर बात करें बसंत विलास की तो देखिए इस काव्य रचना के बारे में ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी मानते हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी मानते हैं कि भाई यह जो रचना है यह काव्य रचना 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में किया गया। ठीक है, 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में किया गया। लेकिन प्यारे बच्चे जो है इसके रचनाकार के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। मतलब बसंत विलास के रचनाकार कौन तो अज्ञात हैं, इसके रचनाकार के बारे में कोई विशेष जानकारी देखने को नहीं मिलती है। यह एक अत्यधिक जो है सरल साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदि काल में क्या करता है तो यह एक
बेजोड़ इतिहास बताने का काम करता है। साथ में अगर हम बात करते हैं बसंत विलास की, तो बसंत विलास में प्यारे बच्चे 84 दोहे आपको मिलेंगे और इन 84 दोहों में बसंत ऋतु और उस बसंत ऋतु में स्त्रियों का क्या विलास है, उस विलास के प्रभावों को वर्णित किया गया है। मतलब बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एकदम सुहाना सुहाना सा पल होता है ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी क्या होता है भाई, ठंडी होती है, तो वही मौसम बसंत मौसम कहलाता है। और इस बसंत मौसम में स्त्रियों का जो विलासपूर्ण प्रभाव है, उस विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी रूप से वर्णन आपको बसंत विलास काव्य खंड में देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस काव्य में जो है प्रकृति और नारी, इस दोनों को जोड़कर जो है श्रृंगार रस को काफी तीव्रता से बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है भाई, महिला होगी, प्रकृति होगा, श्रृंगार होगा, होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं यह एक तार्किक तथ्य है और यह कहा जाता है कि इस काव्य के माध्यम से जो है क्या किया गया है, तो प्रकृति और नारी इस दोनों के भावों को श्रृंगार रस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। साथ में इस संबंध में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश जी का मानना है कि स्त्री पुरुष प्रकृति, स्त्री पुरुष और प्रकृति तीनों में अजत्र बहती मनोदमनता का जो इस काव्य में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, कहने का मतलब है कि स्त्री पुरुष और प्रकृति के तीनों के मिलते जुलते स्वरूप का जिस प्रकार से इस काव्यों में वर्णन किया गया है, वैसा आपको रीति काल के किसी भी हिंदी कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। मतलब इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर श्रृंगार रस का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। हालांकि श्रृंगार रस जो है आपको रासो काव्य में भी काफी सारा देखने को मिला था, राजा के प्रेम प्रसंग में तो श्रृंगार रस आपको देखने को मिला ही था, तो वही चीजें यहाँ पर भी है। लेकिन जिस प्रकार से चरित्रों का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, वैसा आपको रासो काव्य में देखने को नहीं मिला, रीति काल में भी नहीं देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा मानी जाती है और इसका विकास परवर्ती भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में और रीति काव्य में दिखाई देने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आप बसंत विलास के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। बसंत विलास 13वीं 14वीं सदी में लिखा गया, ठीक है, इसके मध्य में लिखा गया। इसके रचयिता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसमें प्यारे बच्चे जो है 84 दोहे मिलते हैं और 84 दोहों में क्या किया गया है, तो बसंत ऋतु और स्त्रियों के बीच की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो रचना आ जाता है इस क्रम में वह है राउल बेल। राउल बेल की बात करेंगे, समझिए ध्यान से। राउल बेल रचना जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, रोड़ा के द्वारा या फिर कह सकते हो रोड के द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है प्यारे बच्चे, रोड़ा या फिर रोड, ठीक है। और यह रचना जो है 10वीं से 11वीं सदी के आसपास में की गई है। 10वीं से 11वीं सदी के आसपास में आपका राउल बेल रचना किया गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ विद्वानों ने राउल बेल की भाषा अवधी बताई है, ठीक है, अवधी का प्रारंभिक रूप देखा है और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसकी जो रचना की भाषा है वह क्या है, अवधी भाषा है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो आपका राउल बेल जो रचना है इसको भयानी के द्वारा क्या किया गया, संपादित किया गया और बाद में चलकर जो है माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया, इसे प्रमाणिक ढंग से संपादित किया। पहले संपादित कौन किया, भयानी ने, ठीक है। भयानी एक महान कवि थे हिंदी के, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे क्या किया गया, सबसे पहले राउल बेल को संपादित किया गया, लेकिन बाद में चलकर जो है इसका प्रमाणिक रूप से संपादन किसने किया, तो माता प्रसाद गुप्त ने किया, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, तो इसमें हुनी नारी की प्रशंसा और नख सिख सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है और इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो है नख सिख सौंदर्य का क्या होता है, शुरुआत माना जाता है, ठीक है। इसी यानी कि राउल बेला काव्य खंड से ही आपको नख और सिख सौंदर्य के विस्तार का परिचय देखने को मिल जाता है। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो है यह एक आपका शिलांकित रचना है, मतलब शिलाओं पर लिखा गया रचना है, पत्थरों पर लिखी गई रचना है। इसका मूल पाठ जो है आपको मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित रूप से देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका राउल बेल रचना है ना, इसका जो मूल प्रति है यानी कि जो पहली बार लिखा गया था उसकी कॉपी आपको कहाँ मिल जाएगी, तो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में मिल जाएगा, ठीक है। और राउल बेल संजोग से जो है प्यारे बच्चे श्रृंगार का आधार बनकर एक रचना उभर कर सामने आया। साथ में यह राजस्थानी, पंजाबी और आदि बोलियों का प्रभाव इसमें काफी ज्यादा देखने
देखने को मिलती है, मतलब इस पर किस किस बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, राजस्थानी, पंजाबी, इन सभी बोलियों का क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था आपका क्या, राउल बेल। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो अगला है आपका संदेश रासक। संदेश रासक को किसने लिखा, आप कहोगे सर अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान की बात करें तो अब्दुल रहमान प्यारे बच्चे ये हिंदी के पहले मुस्लिम कवि थे और इसे क्या कहा जाता है, तो आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आदिकाल का मेघदूत किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे सर अब्दुल रहमान को कहा जाता है। और अब्दुल रहमान के द्वारा क्या लिखा गया, संदेश रासक लिखा गया। कब लिखा गया, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखा गया। कब लिखा गया प्यारे बच्चे, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच संदेश रासक को लिखा गया। संदेश रासक में आपको कितने छंद मिलते हैं, तो आप कहोगे सर 223 छंद मिलते हैं। कितने छंद मिलते हैं, 223 छंद मिलते हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चे संदेश रासक जो है इसमें वियोग श्रृंगार की आपको उत्कृष्ट रचना मिलती है। संदेश रासक जो है यह किसके बारे में बताता है, या वियोग श्रृंगार के बारे में बताता है, ठीक है। और इसमें आपको वनस्पति की एक लंबी सूची प्राप्त होती है। वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधों के बारे में आपको संदेश रासक में काफी ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये आपका किसके संबंध में जानकारी था, संदेश रासक के संबंध में। चलिए आगे इसी क्रम में जो अगला रचना आ जाता है विद्यापति जी का, ठीक है, विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो विद्यापति के बारे में तो मैंने पहले ही बताया आपको कि काफी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। हालांकि विद्यापति जी जो थे यह भी एक दरबारी कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लोक साहित्य की रचना की, क्योंकि राजा का प्रशंसा तो सब कोई करवे करता था, ठीक है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई हम लोगों की भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना शुरू करें, और फिर इन्होंने वैसा ही किया, और इसलिए जो है इसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं विद्यापति पदावली की, तो विद्यापति पदावली प्यारे बच्चे जो है या इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, आपके विद्यापति जी हो जाते हैं। और आपकी जो ये विद्यापति पदावली है, इस विद्यापति पदावली में प्यारे बच्चे श्रृंगारिक रूप रंगों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के जब प्रेम का वर्णन होगा तो इसमें दोनों तरह के प्रेम, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चे, दो तरह के होते हैं। एक संयोग पक्ष होता है उसका, एक वियोग पक्ष होता है। भाई एगो ब्रेकअप होता है, एगो पेचअप होता है। ये सब तो तुम लोग जानबे करते हो कि नहीं करते हो, तो वही बात है। तो प्रेम के जो है श्रृंगार के भी आपके दो पक्ष हो जाएंगे, एक संयोग पक्ष हो जाएंगे, एक वियोग पक्ष हो जाएंगे। हालांकि इस विद्यापति पदावली में आपको इस दोनों तरह के क्या कहते हैं पक्षों का वर्णन मिलता है, लेकिन विशेष रूप से हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तो इसमें संयोग पक्ष का काफी ज्यादा चित्रण दिखने को मिलता है। समझ गए, किसका चित्रण देखने को मिलता है, तो आपके संयोग पक्ष का काफी ज्यादा चित्रण सफल रूप से देखने को मिलता है। और इन्हीं सभी गायनों के आधार पर जो है प्यारे बच्चे विद्यापति जी को एक प्रेम अनुरागी कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, प्रेम अनुरागी कवि के रूप में जाना जाता है। विद्यापति अपने राधा कृष्ण संबंधी मधुर गीतों के लिए जो है हिंदी साहित्य में सदैव रूप से जो है अमर रहेंगे ही। उनकी तो जो रचनाएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को उजागर किया है, समझिए कि वह एक अमर गाथाएं हैं, उसका जो है तुल्य नहीं है कोई। हिंदी साहित्य में विद्यापति की अक्षुण कृतियों के आधार पर हम बात करें तो इनकी जो कृतियां हैं प्यारे बच्चे, कौन कौन सी कृतियां हैं, तो इसमें आपकी कीर्ति लता आ जाता है, कीर्ति पताका आ जाता है और विद्यापति पदावली आ जाता है। ये तीन प्रमुख जो है आपकी हिंदी में क्या हो जाती है, इनकी रचनाएं। हालांकि विद्यापति की बात करते हैं तो इन्होंने कई सारी भाषाओं में रचना की, मैथिली में भी किया, अबहट भाषा में किया, संस्कृत में किया, ठीक है। तो इस क्रम में प्यारे बच्चे इनकी जो प्रमुख रचनाएं जैसे कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली हो जाता है। विद्यापति पदावली में उन्होंने राधा कृष्ण प्रलय लीलाओं का क्या किया है, तो अत्यंत हृदयहारी वर्णन किया है। मतलब काफी एकदम हृदय को झकझोर देने वाली बातों को बोलकर जो है विद्यापति पदावली को वर्णित किया है। इस संबंध में इनके आदर्श कवि कौन रहे हैं, तो जयदेव रहे हैं। जयदेव कवि को आदर्श बनाकर इन्होंने विद्यापति पदावली की रचना की, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको विद्यापति पदावली के बारे में ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, आपने क्या क्या देखा आज के क्लास में बच्चे, आपने आज के इस क्लास में देखा सबसे पहले लौकिक साहित्य क्या होता है, लौकिक साहित्य की विशेषता क्या है, और इसमें जो है कौन कौन सी ऐसी रचनाएं की गई और उनके रचनाकार कौन है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। अगर समझ में आया तो यस टाइप कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। और चीजों को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब लगभग आपका जो है सेकंड यूनिट भी खत्म होने वाला है। यूनिट नंबर सेकंड में एक दो टॉपिक और होगी और आपका यूनिट नंबर सेकंड खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक महामैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा। महामैराथन क्लास में सारा का सारा चीज कवर करवा दूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी, ऑब्जेक्टिव क्लास भी आप देख लेंगे। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, है ना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल
ऑन करे रहोगे तभी टाइम से तुमको क्लास मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के बीच तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए देना, ताकि सबको हेल्प मिल सके, है ना। ये नहीं कि अपना ब्याह तो लगन खत्म हो गया भाई, सबका ब्याह होने दो, समझ गए ना। तो सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल जाए। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।